अकबर के अधीन मुगल स्थापत्य, अकबर के अधीन मुगल स्थापत्य, मुगल स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाते हुए अकबर के अधीन मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताओं को दर्शाते हुए शाहजहां कालीन अकबर के अधीन मुगल स्थापत्य, मुगल स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाते हुए अकबर के अधीन मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताओं को दर्शाते हुए शाहजहां कालीन स्थापत्य से, शाहजहां कालीन स्थापत्य से उसकी तुलना कीजिए, शाहजहां कालीन स्थापत्य से उसकी तुलना कीजिए, शाहजहां कालीन स्थापत्य से उसकी तुलना कीजिए। तुलना कीजिए, तुलना कीजिए। हाँ, एक प्रश्न और लिख लो, डी। हाँ, लिखिए, मुगलों के अधीन हिंदी साहित्य के विकास पर टिप्पणी कीजिए। मुगलों के अधीन हिंदी साहित्य के विकास पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी साहित्य के विकास पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब देखो बच्चे, हम तुमको किसी भी ये सब कोई एरिया में, जैसे अभी बच्चे जब पढ़ भी लेते हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ तो लोग लेते नहीं, सब दिमाग में उलझा उलझा रहता है, क्या साहित्य, क्या भाषा, क्या कला, क्या ये नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे भाषा है तो भारत में कौन भाषाएं प्रचलित थी, वो कौन सी भाषा लेकर आए, भारत में भाषा का मिलन कैसे हुआ, साहित्य का विकास कैसे हुआ। अब हिंदी साहित्य का विकास जब ये पूछा जाता है तो बच्चे वहां पर जाके मात खा जाते हैं। पहले बच्चे को यही नहीं पता होता है कि हिंदी का मतलब केवल खड़ी बोली हिंदी लगाने लगते हैं। हिंदी में ब्रजभाषा और अवधि भी हिंदी है। खड़ी बोली का विकास ही मुगल काल में हुआ कहाँ है। खड़ी बोली का तो विकास होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय, तुम देखोगे कि वो 18वीं सदी में उसका विकास होगा खड़ी बोली का। और खड़ी बोली को पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उस पर वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र कहेंगे, नहीं नहीं खड़ी बोली, खड़ी बोली का मतलब है कर्कश बोली। अभी जो बोल रहे हैं ना हम लोग खड़ी बोली बोल रहे हैं, तो कर्कश बोली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य लिखते थे खड़ी बोली में और पद लिखते थे ब्रजभाषा में। उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो, कम से कम जैसे हरियाणवी देखते हैं ना, खड़ी बोली के निकट है। कोई हरियाणा से होगे बुरा मत मानना, कभी कभी प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है कि जैसे डांट रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो हुआ कि भाई खड़ी बोली है, कर्कश भाषा है, इसमें कविता तो कम से कम नहीं लिखी जाएगी, कविता की भी टांगें टूट जाएगी, इसको कविता नहीं लिखी जाएगी। तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में कविता लिखते रहे, खड़ी बोली में गद्य लिखते रहे। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए आगे, तब उन्होंने खड़ी बोली का परिष्कार किया। और जब छायावादी कवि आए, निराला जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखकर सिद्ध कर दिया कि नहीं, खड़ी बोली भी किसी भाषा से कम नहीं है। तो भाषा भी है, जैसे समाज का विकास होता है बच्चे, उसी प्रकार से भाषा का विकास होता है। तो तुम लोग जैसे शतरंज का दांव खेलते हो तो एक ही कोने पर नजर रखते हो, नहीं, सारे कोनों पर नजर रखना है। भाषा का विकास कैसे हो रहा है, स्थापत्य का विकास कैसे हो रहा है, संगीत का विकास कैसे हो रहा है, नृत्य का विकास कैसे हो रहा है। और तब तुमको ऐसा लगेगा जैसे मिरेकल हो गया, माने तुम्हारा ही ये दिमाग है, तुम ही हो, लेकिन 6 महीने के बाद तुम नहीं रहोगे। कहोगे कौन आ जाएगा तुम्हारी जगह, ब्रह्म आ जाएगा क्या। माने तुमको लगेगा जैसे एकदम खिड़की खुल गई और घूंघट हट गया, एकेडमिक दुनिया बड़ी हसीन लगने लगेगी। जैसे अब तुम देखते हो सुबह से रात तक मैं बिजी रहता हूं, मैं कभी तुमको थका हुआ सा ऐसे आता, कभी हाँ लिखो बच्चों, ऐसा तुम नहीं देखोगे। वजह क्या है कि मैं इंजॉय करता हूं, आई एम एंजॉयिंग स्टडी एंड टीचिंग। मुझे लगता है कि इसको दिमाग में प्लांट कर रहा हूं, आइडिया जहां एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो दैट इज गिविंग मी द मोटिवेशन। अरे तो फीस जो मैंने लिया थिया वो तो हिसाब बराबर है, अब थोड़ा मैं फीस देखता हूं किनसे मैंने फी लिया हुआ इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो क्लास में आता हूं तो आई एम ए टीचर, यू आर माई स्टूडेंट। तो उसके बाद कैसी
बदलाव होता है जब तुम समझोगे, तुमको लगेगा कि भाई इसी को हम इतना बर्डन होके पढ़ रहे, इतना डर रहे थे। सब ये बताते हैं कि ऐसे पढ़िए, कोई ये नहीं बताते हैं कैसे पढ़िए। जरा पढ़ के बताइए 2 लाइन, कहेंगे ऐसे लिखिए, ऐसे शुरू करिए क्वेश्चन। तो कहिए उनको कि देखिए, अब मैं तो बहुत ठारा अनाड़ी आदमी, आप जरा इसको लिख के बता दीजिए 200 शब्द में कैसे लिखें। उसी समय आपको लग जाएगा कि वो भी उतने ही अंधकार में है जितना आप में, वो केवल आप पर रौब गांठ रहे हैं। ये बहुत सहज चीज नहीं है, इसमें बड़ी ईमानदारी और लगन की जरूरत होती है। कबीर ये घर राम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर माही। जब तुम स्टडी को एंजॉय करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम स्टैंडर्ड आंसर लिखना नहीं सीखोगे। स्टडी को एंजॉय करो पहले, बाद में हम सफल होंगे असफल होंगे इसका निराकरण बाद में होगा, लेकिन जो तुम ज्ञान प्राप्त करोगे वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। शिक्षा जो है वो आदमी को, व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। तो ऐसे देखो, जब तुम देखोगे कि कैसे दुनिया बदली, हम कहां से शुरू किया, भारत का प्राचीन कैसा था, मध्यकालीन कैसा था, आधुनिक कैसा था, तो उसको जो तुम एंजॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। तो ये बच्चे प्रथम चरण में ही तो तुम तो स्टेट सर्विस का समझो 80% निपटा दिया। अगर मध्य प्रदेश कमीशन में हो तो इसी से काम चल गया तुम्हारा। झारखंड में भी लगभग काम चल ही जाएगा। हाँ, बिहार में आजकल स्टैंडर्ड बढ़ाया है और यूपी में, बिहार और यूपी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। बाकी उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जितने खंड है उधर तुम देख लोगे उसको, इसी पार्ट के ऊपर। अब लिखो दूसरा चरण। दूसरा चरण, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ हाँ। इस चरण में हमसे इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। इस चरण में हमसे इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। हाँ, 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 अपेक्षा की जाती है। हाँ, हाँ। इतिहास लेखन से तात्पर्य है, इतिहास लेखन से तात्पर्य है, तात्पर्य है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, इतिहास के अध्ययन में प्रचलित, इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण। हाँ, हाँ, ठीक है। वस्तुतः सल्तनत काल और मुगल काल, सल्तनत काल और मुगल काल, मुगल काल के अध्ययन में इतिहास लेखन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं। प्रचलित अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण। हाँ, हाँ, ठीक है, इसी पार्ट के ऊपर। अब लिखो दूसरा चरण। दूसरा चरण, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ हाँ। इस चरण में हमसे इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। इस चरण में हमसे इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है।
इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। हाँ, 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 अपेक्षा की जाती है। हाँ, इतिहास लेखन से तात्पर्य है, इतिहास लेखन से तात्पर्य है, तात्पर्य है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, इतिहास के अध्ययन में प्रचलित, इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण। वस्तुतः वस्तुतः सल्तनत काल और मुगल काल, सल्तनत काल और मुगल काल, मुगल काल के अध्ययन में इतिहास लेखन के, इतिहास लेखन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं, प्रचलित रहे हैं, प्रचलित रहे हैं। तात्पर्य है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, इतिहास के अध्ययन में प्रचलित, इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण। वस्तुतः वस्तुतः सल्तनत काल और मुगल काल, सल्तनत काल और मुगल काल, मुगल काल के अध्ययन में इतिहास लेखन के, इतिहास लेखन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं, प्रचलित रहे हैं, प्रचलित रहे हैं। अब प्रचलित रहे हैं। लिखिएगा, हाँ, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, कॉमा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, 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 हाँ, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा संशोधनवादी, एक ये नया स्कूल आया है, ये आपको खास की 18वीं सेंचुरी के अध्ययन, संशोधनवादी दृष्टिकोण, संशोधनवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। देखो बच्चे, अभी मैं इन दृष्टिकोणों के बारे में अभी नहीं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मुझे क्योंकि ये अगर दृष्टिकोण मैं अभी आपको स्पष्ट करूं तो अभी शायद आप समझ पाएंगे या नहीं। थोड़ा चैप्टर्स को आगे बढ़ने दीजिए, तो सल्तनत और मुगल के बीच में तुमको मेडिवल हिस्टोग्राफी का मैं डील कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इस पार्ट के लिए तुम तैयार नहीं हो।
थोड़ी सी जानकारी तुमको हो जाएगी तो इसको बेचो। अभी तुमको नाम बहुत पता नहीं है, शासक का नाम पता नहीं, युग और घटना पता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इतिहास लेखन टटोलेंगे तो हमको जहां तहां से उदाहरण देना पड़ेगा, और उदाहरण देने का मतलब है तुमको समझने में समस्या होगी। तो इसलिए मैं इसके इतिहास लेखन वाले पार्ट को आगे कर दूंगा, क्योंकि इतिहास लेखन का पार्ट तो आपको जानना ही चाहिए, उन बच्चों के लिए जो यूजीसी में हैं उनके लिए भी, और वो बच्चे जो आईएएस का प्रिपरेशन और पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पर आप स्टैंड ही नहीं ले पाओगे बिना इतिहास लेखन की जानकारी के। अब जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का मतलब जो ब्रिटिश विद्वान आए हैं, तो ब्रिटिश विद्वान आए हैं तो ब्रिटिश विद्वानों के साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि जैसे उनको मुगल विरासत मिली है, और मुगल विरासत मिली और मुगल विरासत से लड़ना पड़ा है, क्योंकि अब सल्तनत आया, उसके बाद मुगल आए, और मुगल के बाद फिर ब्रिटिश आए। तो ब्रिटिश का अब देखो कि तुम पूरा मॉडर्न, जैसे आपको मैं मेडिवल हिस्ट्री में बताऊंगा कि आपको मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की जितनी बेहतर जानकारी मिल पाती है उतनी सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था की नहीं मिल पाती है। कारण क्या है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था बन गया फुटबॉल मैच बिटवीन द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड इंडियन हिस्टोरियन। जैसे मोरलैंड लिखता है तो मोरलैंड यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि देखो भाई, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अगर मुगल अर्थव्यवस्था, अगर मुगलों की अर्थव्यवस्था से अच्छी स्थिति नहीं थी तो खराब स्थिति भी नहीं थी, और जानबूझ के वो मुगल अर्थव्यवस्था को डिसग्रेस करेंगे ताकि यह सिद्ध कर सके कि भैया हम जो बाद में आए हमने बर्बाद नहीं किया, बर्बाद तो तुम पहले से ही थे, बल्कि हमने तो थोड़ा बहुत अच्छा ही किया तुम्हारा। तो इंडियन हिस्टोरियंस कमान संभालेंगे, खबरदार आप अपनी नीति से तुलना मत कीजिए, क्योंकि मुगलों की जो ये नीति है। लेकिन हाँ, उसमें एक बात ध्यान रखिए, राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने डांटा, क्योंकि राष्ट्रवादी है वो महानता के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो राष्ट्रवादियों का अपना नजरिया यह है कि प्राचीन काल का भी ऐसे हिंदू, अब राष्ट्रवादी में भी बन गए दो स्कूल, एक हो गए हिंदू राष्ट्रवादी और दूसरे राष्ट्रवादी में भी अब दो ग्रुप बन गए, एक बन गए सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, दूसरा बन गए सेकुलर राष्ट्रवादी। तो सांप्रदायिक राष्ट्रवादी में भी फिर दो ग्रुप बन गए, हिंदू सांप्रदायिक और मुस्लिम सांप्रदायिक। तो हिंदू सांप्रदायिक में जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव थे, सर जगन्नाथ सरकार थे, इन सबों ने औरंगजेब का इतिहास लिखा। तो सर जगन्नाथ सरकार का नाम देखोगे तो नाम के पीछे सर लग गया, तो मतलब समझ लो नाम के पीछे सर लग गया, कि प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? ब्रिटिश के पिट्ठू हिस्टोरियन होंगे तभी तो नाम के पीछे सर लगा ना। तो उनका पूरा लेखन सिद्ध करने का है, वही उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था कि पलासी के युद्ध के साथ मध्ययुग की समाप्ति का आरंभ हुआ, और 40 वर्षों के अंदर भारत में धर्मतंत्र के शासन का अंत हो गया। अब जो संशोधनवादी विद्वान है वो जब पूरा शोध किया तो शोध करके 18वीं सदी को दिखाया, जैसे 18वीं सदी के पूर्वार्ध को सर जगन्नाथ सरकार ने कह दिया अंधकार का युग, और 18वीं सदी की जो उत्तरार्ध है उसको कह दिया प्रकाश का युग। तो अंधकार का युग कहने का मतलब है कि अगर वो अंधकार का युग है तो जो बैटल ऑफ पलासी है वो पलासी रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसमें महान परिवर्तन हुए। तो उसका अभी जो तुम देखोगे, मैं आपको बताऊंगा हिस्टोग्राफी में, जैसे पीजे मार्शल है, कैरेन लियोनार्ड है, सीरिन मुसूवी है, सॉरी सीरिन मुसूवी ने गलत बोल गए, संजय सुब्रमण्यम है, और सतीश चंद्रा भी इधर से जंप करके उधर चले गए। हालांकि तो गुजर गए सतीश चंद्रा पिछले साल, आप लोगों को पता ही होगा। और जो मेडिवल हिस्टोग्राफी में जो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उनके डेथ के बाद पेपर में एक कॉर्नर में भी उनके डेथ का न्यूज नहीं, इतना शॉकिंग लगा। कोई थिएटर का एक्टर भी मरता है तो उसके लिए कम से कम एक न्यूज फुट नोट्स पर भी तो होता है, लेकिन उनका कोई न्यूज ही नहीं। आज जबकि इतना मेडिवल हिस्टोग्राफी में तुम देखोगे तो सतीश चंद्रा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर इधर से वो उधर चले गए उस ग्रुप में, मतलब ये जो कैरेन लियोनार्ड वाला ग्रुप है उसमें। तो उसमें क्या है कि ये सब ये सिद्ध करते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे आने से पहले यूरोपीय व्यापार के कारण, क्योंकि बहुत मात्रा में चांदी और सोना आ रही थी और नकदी फसल आ रही थी, तो इंडिया में बहुत सारे समृद्ध पॉकेट्स थे, और इंडिया में इकोनॉमी बड़ा बेहतर जा रही थी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो रहा था, और जो मौद्रीकरण है वो रेवेन्यू के कलेक्शन में, मुद्रा में रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा था, और धीरे धीरे उसको निवेश में लगाया जा रहा था। क्षेत्रीय स्तर पर व्यापारियों के बीच और राजस्व अधिकारियों के बीच गठबंधन बन रहा था, और इधर क्षेत्रीय शासक आ रहे थे, वो अच्छी सरकारें दे रहे थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रहा था। उसी प्रकार से उधर बंगाल के जो नवाब थे वो भी अच्छी शासन दे रहे थे। हैदराबाद बेहतर शासन व्यवस्था निजाम उल मुल्क ने स्थापित किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो पूर्व आधुनिक काल था,
तुम आए और बर्बाद कर दी। एक प्रक्रिया जो हमारी चल रही थी, उस प्रक्रिया को आप पीछे की तरफ मोड़ दिया। और आप लोग चूंकि मुगल साम्राज्य के विघटन को बहुत हाहाकार मचाते हो, अरे भारत में साम्राज्य रहा कब? हमेशा तो छोटे छोटे राज्य रहे, कभी कभी साम्राज्य है, और भारत उसी तरफ फलता फूलता रहा। मौर्योत्तर काल में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, मौर्य काल में बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इकोनॉमी जो मौर्योत्तर काल में जितनी बेहतर हुई उतना मौर्य काल में भी नहीं हुई थी। तो इसने पूरी की पूरी धारणा उलट दी और कहा कि सज्जननाथ सरकार वाला नहीं चलेगा। तो सज्जननाथ सरकार थे हिंदू संप्रदायवादी। तो हिंदू संप्रदायवाद यही सिद्ध करते हैं कि अकबर महान, समझ रहे हो कि नहीं, अकबर महान, अकबर की उदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य का उत्थान हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। औरंगजेब के द्वारा उस नीति को उलट दिए जाने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इधर जो मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहासकार हैं उसमें तो ज्यादा नहीं थे, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहासकार का कोई रहा नहीं इंडिया में, तो चले गए पाकिस्तान। जैसे मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहासकार में थे आई.एच. कुरैशी मेडिवल हिस्ट्री में, उस सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट थे। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज का तो वातावरण बड़ा सेकुलर रहा है ना, तो मिशनरी कॉलेज रहा है। तो और इंडिया का टॉप स्टीफेंसियन का एक क्लास ही होता है कि नटवर सिंह से लेकर आज तक भी स्टीफेंसियन का पूरे इंडिया में ग्रुप बनता है, समय समय पर कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि इंडिया में बड़ा टॉप पोजीशन को होल्ड करता है स्टीफेंसियन सब। टेक्निकली राहुल गांधी भी स्टीफेंसियन है ज्योतिर्मय सिंधिया स्टीफेंसियन है। तो ये सब मैंने स्टीफेंसियन का एक क्लास ही होता है उसका, क्योंकि बहुत ही सेकुलर। और सेंट स्टीफेंस में आज भी बच्चे अगर उनका एडमिशन होता है तो बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि आई एम एन स्टीफेंसियन। तो उसका प्रोडक्ट था वो, लेकिन सेकुलर नहीं रहा, वो बन गया सांप्रदायिक। और जब भारत में जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान का पहला इतिहास उसने लिखा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें उसने लिखा कि अकबर ने जो इस्लाम विरोधी नीति अपनाई थी, इसके कारण से हिंदू बड़े उद्दंड और अनुशासनहीन हो गए थे, इसलिए औरंगजेब को हिंदुओं के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा ताकि हिंदू अनुशासित हो। तो खैर उनके बात को कोई तरजीह नहीं दी, अपना पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में ही रहे। और पाकिस्तान में ह्यूमैनिटीज के नाम पर तो वहां क्या परोसा जाता है वो देखते हो, तो बर्बाद कंट्री, उससे हमको तुलना भी नहीं करनी। वो तो इंडिया की ही घृणा के खुराक पर जी रहा है, इंडिया नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इंडिया है इसलिए पाकिस्तान है, नहीं तो पाकिस्तान खुद ही कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो मतलब अब जब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जैसे 2-4 इश्यू आए। अब शेरशाह का ही लो, शेरशाह एक महान शासक था, कोई डाउट तो नहीं तुम लोग? शेरशाह का नाम तो सुना है ना एटलीस्ट? अगर नाम सुना नहीं होगा तो परीक्षा की तिथि में काफी आगे ले जाऊंगा उठाकर। तो शेरशाह 5 वर्षों तक शासन किया था मात्र, और बहुत सारे इनोवेशन किए थे। तो एक्चुअली था क्या कि पहले कुछ साम्राज्यवादी विद्वानों ने और कुछ जो राष्ट्रवादी परंपरा के विद्वान थे, जैसे आपको इलाहाबाद बेस्ट थे, इलाहाबाद बेस्ट में राष्ट्रवादी परंपरा के विद्वान में थे आपको ये ईश्वरी टोपा थे, एक आरपी त्रिपाठी थे, तो ये सब KR कानूनगो थे। तो ये सब जो विद्वान थे सब राष्ट्रवादी परंपरा के थे। तो हुआ था क्या कि शेरशाह पर कॉन्टेम्पररी जो ग्रंथ है उसका भी तुम लोगों को पता चल जाएगा इंपॉर्टेंस है। एक अफगान विद्वान था, उसका नाम था अब्बास खां शेरवानी। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था तारीख शेरशाही, और उसी को उसने तोहफे के रूप में अकबर को दे दिया, तारीख अकबरी, तो सॉरी तोहफाए अकबरी। तो ये जो पुस्तक उसने दी, तारीख शेरशाही और तोहफाए अकबरी, दोनों एक ही पुस्तक है। तो उसमें उसने शेरशाह की बड़ी तारीफ की है अनक्रिटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगान विद्वान था, उसको लगा कि बहलोल लोदी के अफगान साम्राज्य का विघटन हो गया, और शेरशाह के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह तो किसी तरह उसके साम्राज्य को बनाए रखा। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद वो भी 3 टुकड़ों में बट गया। तो उसका अब्बास खां शेरवानी का मानना था कि शेरशाह का काल एक ट्यूबलाइट ऑफ सक्सेस है। ट्यूबलाइट ऑफ सक्सेस का मतलब है कि 2 पतन के काल के बीच एक उत्थान का काल है। तो इसलिए उसने खूब प्रशंसा उसे की, और बाद में ब्रिटिश विद्वानों ने भी अपनाया। तो उसमें हुआ अच्छा, बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी विद्वानों ने भी अपनाया। तो अब उसमें बच्चे हिस्टोग्राफी से प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई, तो इससे पहले राष्ट्रवादी परंपरा के विद्वान कह चुके थे कि शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था।
और यही किया जाता कि शेरशाह अकबर का पुरोगामी था और शेरशाह की काफी तारीफें की जाती। अब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया मार्क्सवादी विद्वानों ने, जो अलीगढ़ स्कूल बेस्ड थे, जो आपको इरफान हबीब का जो ग्रुप और प्रोफेसर नूरुल हसन का है। इनका कहना था कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये हिस्टोग्राफी का प्रॉब्लम है। हिस्टोग्राफी का प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिश विद्वानों ने जानबूझकर शेरशाह की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ताकि अकबर की उपलब्धि को कम करके दिखाया जा सके। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही है कि क्यों? तो अगर आप दादाजी की उपलब्धियों को ज्यादा बढ़ाकर दिखाओगे तो पिताजी की उपलब्धि स्वयं कम हो जाएगी। नहीं तो अगर आप अपने पिताजी के सामने कहीं बातचीत के क्रम में 2-4 बार गिरा के देखोगे, अरे दादाजी के समय की बात ही अपने परिवार की दूसरी थी, अपनी परिवार की प्रतिष्ठा दादाजी के समय में इतनी बेहतर थी, 2-3 बार बोलो पिताजी तुरंत गुस्सा खा जाएंगे। आप कितना चाहे कितना भी रैशनल होंगे, आप कभी आजमा के देख लेना, कहें तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया क्या? तो अगर दादाजी की उपलब्धि को बढ़ा दोगे तो पिताजी की उपलब्धि स्वयं कम हो जाएगी। तो ये अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी ने यह कहा कि देखिए हुआ ऐसा कि जो ब्रिटिश जो भारत में शासन कर रहे थे वो अकबर से बड़े चिढ़े हुए थे, क्योंकि अकबर ने एक ऐसा मुगल बादशाहत के अंतर्गत जो ऑरा क्रिएट किया था कि पूरे हिंदुस्तानियों के जेहन में मुगल बादशाह बसा हुआ था। इतना तक कि 1857 के महाविद्रोह के सबसे पहले जब बहादुर शाह जफर जब लाल किला में अंतिम सांसें भी गिन रहा था तो ब्रिटिश को हिम्मत नहीं पड़ती थी उसको टच करने की, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की भावना को ठेस पहुंचेगी। और उस मुगल साम्राज्य को प्रतिष्ठित ढांचा देने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी अकबर की। तो अकबर की उपलब्धियों को अगर कम करना है तो शेरशाह की उपलब्धि को बढ़ा दीजिए। स्मिथ ने कहा कि अगर यह पठान और भी कुछ समय तक जीवित रह गया होता तो अपने राजवंश को अस्थायी बना लिया होता और महान मुगलों को भारत के रंगमंच पर अभिनय करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो बच्चे, अब हम ये नहीं कहते कि हम अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी को पूरी तरह ले लेंगे या उस हिस्टोग्राफी को छोड़ देंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हम आपको ये सिखाएंगे कि क्वेश्चन में खुद संकेत होता है उत्तर का। जैसे मान लो अगर हमारे सामने स्टेटमेंट ये आता है कि शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, इस कथन के प्रकाश में शेरशाह की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं भाई अब शेरशाह के फेवर में जाना है। और जिसमें पूछेंगे शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, क्या आप सहमत हैं, तो इफ बट लगाना पड़ेगा। और पूछेंगे शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तब हमें उस पर इफ बट लगाना होगा। अलग अलग शब्दावली से पता चल, शब्दावली का मतलब तुम समझने लगोगे तो बच्चे शब्दावली से पता चल जाता है। लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में समझ में नहीं आई। हम लोग की लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी, उसी में तुम सीखते और समझते रहोगे। उस प्रक्रिया के बाद भी तुम सीख लो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये आपका इसमें 2-4 मुद्दा लिख लो इतिहास लेखन का, ताकि तुमको ध्यान रहे। बाकी मैं रेगुलर क्लास में आपको बताऊंगा। लिखिए, हाँ 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 लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ हाँ, इतिहास लेखन के प्रकाश में, इसी में देना,